कि आप जिस पद से रिटायर हुए हैं उस पद पे जाने की महत्वाकांक्षाएं हर एक व्यक्ति की होती है, हर एक बच्चे की होती है कि वो यूपीएससी क्रैक करे। आप उस जगह से रिटायर होने के बाद फिर पॉलिटिक्स में चले आए, तो इसके पीछे क्या मकसद है? समाज सेवा या आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके लिए आपने एक पार्टी का गठन किया? अपनी भावना के अनुरूप लोगों की सेवा करने का अवसर। आपके पास भी तमाम ऑप्शन थे, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सुभाषपा है। आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करके समाज सेवा कर सकते हैं। मुद्दों को लेकर के मैं अधिकारियों के पास जाता था तो वो लोग मुझे हतोत्साहित करते। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है? वो सघन मिनी डेयरी परियोजना थी, तो ये 2015 में बंद कर दी। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के मुद्दे पे काम कर रहा था। ये अधिकारी लोग ये राय देते थे कि ये स्कीम आप न चलाओ। उसके पीछे जो उनके तर्क थे उससे मैं मर्माहत हो गया। उतने बड़े कार्यकाल के समय और उतने बड़े पद पे रहते हुए आपने सैदपुर के लिए क्या किया? उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और जनता के बीच ये तक एक चीज पे आपका ध्यान या आपके दर्शकों का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप देखिए किसानों का आत्महत्या की रेट नहीं कम हो रही। आपको ऐसा लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है? और जब आप पॉलिटिक्स में आए हैं और जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हैं और इतना मधुर आवाज़ है आपकी, इतना पोलाइट व्यक्ति हैं आप, तो आपको नहीं लगता है कि आपका व्यक्तित्व भी पॉलिटिक्स के लिए अभी मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो बचपन से ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो हर विद्या के माहिर हैं, वो छल के माहिर हैं, कपट के माहिर हैं, समाज सेवा पे वो रोते भी हैं। आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े बाहुबली जब रिटायर हो रहे हैं बाहुबली से तो अपने बॉर्डर होर्डिंग पे लिखवा दे रहे हैं समाज सेवी। तो नौकरशाही और पॉलिटिक्स में एक बड़ा अंतर है, इसको कैसे आप मैनेज करेंगे अपने राजनीतिक कैरियर? आपने नस पकड़ी है समस्या की। मैं फील करता हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि राजनीति मेरे लिए नहीं बनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेरविश शिवम में। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो भारतीय लोकवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनका परिचय आपसे करा दूं। आप पूर्व विशेष सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश, इसी के साथ आप विशेष सचिव मुख्यमंत्री शासन भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अरुण कुमार दुबे जी की। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपका और आपके दर्शकों का जो है हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने में अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप जिस पद से रिटायर हुए हैं उस पद पे जाने की महत्वाकांक्षाएं हर एक व्यक्ति की होती है, हर एक बच्चे की होती है कि वो यूपीएससी क्रैक करे। आप उस जगह से रिटायर होने के बाद फिर पॉलिटिक्स में चले आए, तो इसके पीछे क्या मकसद है? समाज सेवा या आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके लिए आपने एक पार्टी का गठन किया? विशुद्ध समाज सेवा। अच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर नहीं है और यही मैं अपने पार्टी के लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का कार्य है कि समाज में जो मुद्दे हैं उन पे आप काम करिए, चुनाव लड़ने और पद ग्रहण करने के लोभ से अलग रहिए, उससे दूर रहिए। आजकल अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी अधिकारी रिटायर होता है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर होता है या अभिनेता या किसी अभिनेत्री को लगता है कि अब उसका करियर बचा नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में जाता है। तो आपके पास भी तमाम ऑप्शन थे, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सुभाषपा है। आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करके समाज सेवा कर सकते थे। अपनी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है रिटायरमेंट के बाद चूँकि पूरी सेवा काल में मैंने अपनी नौकरी जो है इसी उद्देश्य से किया है। मैं सरकारी नौकर था, ठीक था जी। मेरा काम था कि सरकार जो मुझे निर्देश देती है उसका मैं पालन करूं, तो वहाँ समाज सेवा का स्कोप ज़्यादा था नहीं। वो अपने बॉसेस जो हैं उनके आदेशों का अनुपालन करना मेरी ड्यूटी थी। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे कुछ अवसर ऐसे निकाल लेता था जिसमें समाज के लोगों का व्यापक कल्याण। तो पूरी सेवा के दौरान मैं इस
विचारधारा से प्रेरित रहा और मुख्यमंत्री कार्यालय में मुझे ऐसा मौका मिला, वो मैं अपनी सेवा का स्वर्णिम काल मानता हूँ कि मुझे अपनी भावना के अनुरूप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आपने बीजेपी भी ज्वाइन की? हाँ। तो फिर बीजेपी छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो तो सत्ता में इस समय। तो मैंने जो है करीब 1.5 साल तक बीजेपी में रहा और मेरे राजनीति ज्वाइन करने का मेन उद्देश्य था, कुछ हमारे अपने मुद्दे थे, विचारधारा थी, उस पे मैं काम करना चाहता था। तो मैंने यही सोचा कि बीजेपी में ज्वाइन कर लूँ, तो उन चीज़ों को, चूंकि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में पोस्टेड था, तो मुझे थोड़ा सा सुअवसर इस बात का था कि अपने मुद्दों पे मैं काम कर सकता था एक दूसरे व्यक्ति के तुलना में अच्छे ढंग से। इस सोच के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। 8-10 मुद्दे मेरे थे। मैंने 1.5 साल तक प्रयास किया कि उन सारे मुद्दों पे मैं काम करूं। किया भी, लेकिन मुझे सख्त निराशा हुई कि मेरे ज्यादातर अधिकारी परिचित थे। तो जब उन मुद्दों को लेकर के मैं अधिकारियों के पास जाता था तो वो लोग मुझे हतोत्साहित करते थे। अच्छा। तो मैं उनकी बातों में न आकर के, उससे मतलब बातों में आने का सेंस, उससे निराश न होकर के मैं उन मुद्दों पे लगा रहा। लेकिन 1.5 साल के प्रयास के बावजूद मैंने देखा कि मैं जहाँ से चला था वही हूँ। कागज चले, कागज में मुझे ये मिलता था कि आपकी योजना जो है उपयुक्त नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है? वो नहीं, मैनिफेस्टो एक दूसरी चीज हो गई। जो चीजें मैं बता रहा हूँ मुद्दे, ये प्रशासकीय मुद्दे। अच्छा। जैसे एक हम उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सघन पिनी डेयरी परियोजना थी, तो ये 2015 में बंद कर दी गई जी। मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के मुद्दे पे काम कर रहा था। तो मुझे ये पता चला कि ये स्कीम बंद हो गई। अच्छा। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि इस स्कीम को मैं दोबारा चालू कर सकूं। अपने यहाँ सचिवालय के ऑफिसर से मैं मिला, पशुपालन निदेशक से मैं मिला, लेटर ज्ञापन दिया। वो स्कीम मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी कि किसानों के जीवन को ये बदलने वाली है। उस स्कीम का बहुत शार्ट में परिचय देता हूँ कि किसानों को 10 लाख रुपए ऋण दिया जाता था, जिसमें 2.5 लाख सब्सिडी थी। छोटे किसानों के लिए ये स्कीम थी। कृषि के साथ अगर पशुपालन मिल जाता उन्हें, तो उनको जो है अपने खर्चों को वहन करने में बड़ी मदद मिलती। तो ये स्कीम समाप्त हो गई। 2015 में समाप्त हुई। 2015। तो ये राज्य सरकार की थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की? 60-40। तो यूपी में तो उस समय अखिलेश की सरकार थी? नहीं, अखिलेश जी ने इसको बदल करके, अच्छा, इस डेयरी परियोजना की जगह पे वो अपनी कामधेनु परियोजना ले आए। अच्छा। मिनी कामधेनु लाए थे और कामधेनु। तो एक जो थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, एक स्कीम 9 करोड़ की थी और एक जो है 13 करोड़ की थी। तो कोई किसान जो है, सीमांत किसान जो है, उसकी हैसियत ये नहीं होती कि वो 9 करोड़ 13 करोड़ रुपए लोन ले सके। तो इसलिए ये तो छोटे किसानों के बिल्कुल बाहर की चीज थी। बाहर की चीज, इसलिए वो स्कीम फ्लॉप हो गई, आगे चली नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसको समाप्त कर दिया। तो लेकिन मैं ये चाहता था कि सारी स्कीम समाप्त हो गई। अब जो है, मैंने इस पे काफी लिखा पढ़ी की। तो वर्तमान भाजपा सरकार इसके लिए एक स्कीम लाई है, लेकिन उसमें जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। तो मुझे अधिकारी लोग ये राय देते थे कि ये स्कीम आप न चलाओ। उसके पीछे जो उनके तर्क थे, उससे मैं मर्माहत हो गया। मैं एक अधिकारी के पास गया, जिनसे मैंने कहा कि आप प्रस्ताव बना के दीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि अरे किसान
इनके लिए आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? छोटे लोग हैं, आप इतने बड़े पद पे रहे हो, जाओ विदेश वगैरह घुमाओ। अच्छा। किसानों के लिए आप इतना चिंतित हो, ये ऐसे नहीं है कि इनके लिए कुछ किया जाए। उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और जनता के बीच ये तक। अच्छा, ये रास्ता इतना आसान भी तो नहीं है ना आपके लिए? बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि माहौल नहीं है। माहौल इसलिए भी नहीं है कि जनता खुद भी सहयोग नहीं करती। जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई है तो उसमें मेरा ये विचारधारा रहती है कि परिस्थितियों को बिगाड़ने में जो सिस्टम है वो भी दोषी है, जो हमारे कृषक वर्ग हैं वो भी दोषी है, और कुछ कुछ दोष दोनों लोगों का है। तो हर जगह पे होना चाहिए सुधार। इसलिए मैंने, चूंकि कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई कि मैं यथासंभव इस परिस्थिति को बदलूंगा। अच्छा, किसान एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर पार्टी पॉलिटिक्स करती है और वो बहुत पहले से करती हुई चली आ रही है। जब भी चुनाव आता है तो सबसे पहला मुद्दा किसानों का ही उठता है। तो क्या किसान केवल एक पॉलिटिकल लोगों का एजेंडा बन के रह गया, या किसानों के लिए सच में ये जो पार्टियां हैं सत्ता और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष में, ये सच में सीरियस है या केवल जुमलेबाजी होती है किसानों के नाम पे? आप देखिए, आजादी के बाद और आजादी से पहले दो भागों में अगर आप बांटिए तो किसान आंदोलन आजादी से पहले भी चलता रहा। आजादी से पहले और स्थिति खराब हुई, अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस समय अकाल, बाढ़ और उपज अच्छी नहीं थी। और आज आप देखिए, आज जो है हमारे अनाज भंडार भरे हुए हैं। हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत से बहुत मात्रा में अनाज पैदा कर रहे हैं। हम अनाज जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 80% जनता को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। लेकिन हम एक चीज पे आपका ध्यान या आपके दर्शकों का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा कि आप देखिए, किसानों का आत्महत्या की रेट नहीं कम हो रही, बढ़ रही है। किसान आज उतना संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। इसलिए ये मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक शगल है, जरूर है शगल। इसलिए कि किसान चूंकि परेशान है, उसकी समस्याओं का निदान होता नहीं, तो लोग सोचते हैं कि इसी के बहाने अपनी हम राजनीति करें। इसलिए मुद्दा जरूर है, लेकिन मैंने जो मुद्दा बनाया है, जो मौलिक समस्याएं हैं उनको दूर करना। अच्छा, आप रहने वाले सैदपुर के ही हैं और इतने बड़े पद पे आप रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न लोगों का यही आएगा कि आप अपने उतने बड़े कार्यकाल के समय और उतने बड़े पद पे रहते हुए आपने सैदपुर के लिए क्या किया? जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी पूरी सेवा के दौरान मैं समाज सेवा के जो आदर्श थे उससे अनुप्राणित रहा, प्रेरित होता रहा। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एक सरकारी सेवक की सीमाएं थी, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। तो जहाँ तक बन सका आपने किया, जहाँ तक बन सका किया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको, अगर आप इजाजत दें, बताओ। ये सैदपुर और सकलडीहा के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये माननीय तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद ये सालों दोनों तरफ 3 पिलर्स उधर, 3 पिलर्स इधर रहे, और ऐसे ही हम लोग गंगा जी में सालों पड़ा रहा। वो तो स्नान करते थे, देखते थे कि ये क्या चीज है, समझ में नहीं आता। तो एक बार मैं सचिवालय में अपना कार्य कर रहा था, तब कुछ आवाज मेरे को सुनाई पड़ी, जिसमें कुछ व्यक्ति बात कर रहे थे कि अब काम होना नहीं है, आज वापस चलते हैं सैदपुर। तो सैदपुर मैंने शब्द सुना तो थोड़ा सा जो है मैं आकर्षित हुआ। उन लोगों को बुलाया और मैंने पूछा क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ये ब्रिज जो है, हमसे पूछा गया है कि ये क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ कोई सहयोग नहीं कर रहा। मैंने उनको बुलाया, कहा आप चलिए, ये कार्य संजोगवश मैं ही कर रहा था। तो हमने उनसे डिटेल ये फाइल निकलवाया, तो मैंने देखा कि सालों पहले कुछ क्वेरीज हुई थी जिनका जो है जवाब सेतु निगम से नहीं आया था।
अच्छा। तो इसलिए वो फाइल अटकी पड़ी थी। तो मैंने जो है वो उन लोगों के पास उस बात की जानकारी नहीं थी, वो लेटर भी नहीं था। तो उस लेटर के बारे में मैंने उन लोगों को बताया, तो उन्होंने नोट किया, फिर ले आए। फिर मैं लगातार लगा रहा उसके लिए, और उसका जो है जो मूल्यांकन था उसका 2 बार कराना पड़ा। तो जब मैं लोक निर्माण में उस समय कार्यरत था, तो करीब 1.5 साल तक मैं लगातार उसको, चूंकि बहुत ही पेचीदा, मतलब आपने इसके लिए एक अच्छा प्रयास किया। अच्छा प्रयास। फिर मैं फाइनेंस में आया, तो वहाँ पे जो है इसकी अनुमति जारी करनी थी, तो वहाँ भी मुझे सुअवसर मिला। तो मैंने उसको कार्य को निपटा। एक अच्छा योगदान आपका रहा है इस सेतु में। हाँ, 2 साल फिर भी मुझे लगे इसको कराने में। जब ये जो है, इसके लिए मैं लगभग, आप समझिए, लगातार खुद जो है इस फाइल को ट्रेस करता रहा। अच्छा। कि कहाँ, किस लिए, सिर्फ मुझे ये लगता था कि ये मेरे जन्मभूमि का मामला है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट से है। हमारे सैदपुर क्षेत्र और उधर सकंडिया के क्षेत्र के एक प्रमुख मार्ग है चंदौली का, विकास की धुरी बनने वाला है, इसलिए मैं उसमें लगा रहा। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, इतनी बात करने का उद्देश्य मेरा ये था कि उस समाज सेवा या लोकहित के कार्य करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। जी जी। हर डिपार्टमेंट में जाता था, तो मैं ये देखता था कि कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमियाँ हैं, उसको ठीक करने का मैं प्रयास करता। अच्छा, आप नौकरशाही से पॉलिटिक्स में आए, जी। और इन दोनों के कार्य प्रणाली में बहुत अंतर है। जी जी। नौकरशाही और पॉलिटिक्स में आपको ऐसा लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है? और जब आप पॉलिटिक्स में आए हैं और जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हैं और इतना मधुर आवाज़ है आपकी, इतना पोलाइट व्यक्ति हैं आप, तो आपको नहीं लगता है कि आपका व्यक्तित्व भी पॉलिटिक्स के लिए अभी मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो बचपन से ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो हर विद्या के माहिर हैं, वो छल के माहिर हैं, कपट के माहिर हैं, समाज सेवा पे वो रोते भी हैं। आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े बाहुबली जब रिटायर हो रहे हैं बाहुबली से, तो अपने बॉर्डर होर्डिंग पे लिखवा दे रहे हैं समाज सेवी। तो नौकरशाही और पॉलिटिक्स में एक बड़ा अंतर है, इसको कैसे आप मैनेज करेंगे अपने राजनीतिक कैरियर में? मुझे ये दिक्कत महसूस होती है, आपने नस पकड़ी है समस्या की। मैं फील करता हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि राजनीति मेरे लिए नहीं बनी, गलत मैंने चॉइस की। लेकिन मेरे आदर्श मुझे प्रेरित करते हैं कि अगर अंधेरा है तो एक मोमबत्ती हम जरूर जलाएंगे। जब तक मेरा जीवन शेष है तब तक इस परिस्थिति को, जैसे आपने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो, मैं इस चीज को मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ऐसा प्रयास करे कि ये अपराधीकरण समाप्त हो। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। आज मैंने आपसे कहा कि थोड़ी जनता दोषी है, थोड़ा सिस्टम दोषी है। तो जनता इसलिए दोषी है कि वो चाहे न चाहे इस अपराधीकरण में मददगार होती है। और मैं ये चाहता हूँ, दोष जनता का भी, मैंने कहा कि दोनों का थोड़ा थोड़ा राजनेताओं का दोष इसलिए है कि जनता को उस तरीके से जागरूक नहीं करते। छोटे छोटे मुद्दों पे उनको उलझा करके एक वोट बैंक बना करके उनको गुमराह करके जो सच्ची प्रगति है उसको बाधित करते। अच्छा, वोट बैंक और मुद्दे की बात आई तो एक प्रश्न मेरे जहन में आ गया कि अभी तत्कालीन जो परिदृश्य राजनीति का है वो चल रहा है जाति जनगणना पे। विपक्ष एकदम इस बात पे आमादा है कि वो जाति जनगणना करा के ही रहेगी। तो एक शब्द में, क्या आप जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं है? मूलतः मैं पक्ष में नहीं। अच्छा, इसका क्या नुकसान हो सकता है जाति जनगणना का जो विपक्ष इसको उठा रहा है? पार्टी है उसमें हमने जो अपना नीति पत्र बनाया है उसमें ये कहा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर जातियां टूट गई तो हमारे नेताओं को करने के लिए कुछ रह नहीं, उनका पॉलिटिकल कैरियर ही डिस्टर्ब हो जाए। कैरियर डिस्टर्ब हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो
जातिगत राजनीति हुई है वो महत्वहीन है या उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है, जो दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनकी आवाज़ नेताओं ने उठाई है, उनका विकास हुआ है आरक्षण से। लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है कि नेताओं ने इसको ऐसे ले लिया है कि ये हमारी सफलता की गारंटी गारंटी पूंजी है। ये चीज़ बदल